तो अब आगे के इस क्रम में मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, उनका थोड़ा सा परिचय आप लोगों के सामने रख देता हूं। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं में पिछले 2500 वर्ष के भारत का विश्लेषण भी हैं और पिछले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर के अब तक के आंदोलनों के साक्षी हैं और उनमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। देश में बहुत सारे लोग जो आज विभिन्न पार्टियों में कार्यरत हैं, उनमें से बहुत सारा नेतृत्व जो कभी एक सामान्य नौजवान की तरह आंदोलनों में उनको मिला, तो उन्होंने वो नेतृत्व तैयार किया। हालांकि वो लोग किस दिशा में चले गए, इंकलाब की लड़ाई को उनके द्वारा तैयार किया हुआ नेतृत्व कितने आगे तक ले जाया वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे तैयार किए। बहुत सारे लोगों के संशय के बादल छंट जाएं, इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी, समीक्षाएं लिखी, आंदोलनों की समीक्षाएं लिखी और प्रोफेसर रहे बहुत समय तक, विश्वविद्यालय कॉलेजेस में पढ़ाया। तो मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर राकेश रफीक जी को कि वो आएं और इन युवाओं को अपने अनुभव से, अपने आंदोलनकारी अतीत से, वर्तमान से और आपकी दृष्टि में जो भविष्य है आंदोलनों का, उससे इन युवाओं को अवगत कराएं और बताएं कि ये लड़ाई आगे कैसे ली जानी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर राकेश रफीक जी का। हेलो, नीलेश जी और अक्षय जी, आज जो आपने बैनर लगाया है पीछे, उसमें उन लोगों को प्रतीक बनाया है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब देश की आज़ादी की लड़ाई जो उनकी शायद अधूरी रह गई और जो शायद हम पूरा करना चाहते थे, जो शायद आप पूरा करना चाह रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। कल बहुत सी बातें छुई गई भारतीयता की और तमाम चीज़ों की, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित लोगों में 20 से 30 साल के बीच के नौजवान को कितने हैं? हाथ उठा सकते हो? काफ़ी नौजवान है। अब 20 से नीचे के कितने? 20 से नीचे क्यों आप? वेरी गुड, खड़े हो जाइए। आप भी गुड, बहुत बढ़िया। कई 20 साल की उम्र से नीचे के लोग हैं और उसमें लड़कियां, महिलाएं भी हैं, तो ये बड़ा संकेत है कि अब ये आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ेगी। बैठ जाइए। मैं जो कुछ कहना चाहूँगा वो उसका मुख्य बात जो है आपके लिए है, बाकी सब तो सुनेंगे ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ ये कि इस देश में परिवर्तन लाने वाला भगत सिंह जैसा नौजवान या गांधी जैसी शख्सियत या सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व आप में से कोई बने और जो हमारी आज़ादी की लड़ाई बार बार अधूरी रह जाती है, जिसे हम भी पूरा नहीं कर पाए, उसे आप पूरा कर सको। अब इस लड़ाई को समझने के लिए समझना है कि जो गुलामी हम पे लादी गई वो महज आर्थिक गुलामी तक बात नहीं थी कि अंग्रेज यहाँ की दौलत लेके जा रहे थे। और दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिसमें दिखाया कि हिंदुस्तान की कितनी दौलत अंग्रेजों की ओर जा रही है। या राजीव दीक्षित बताते थे कि भाई कितने जहाज भर के क्लाइव दौलत को ले गया। लेकिन एक बात जो कल भी कई वक्ताओं ने कही, आप उसको समझिए कि अंग्रेजों के राज में तो सूरज नहीं छुपता था, इतना बड़ा साम्राज्य कायम हुआ, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या थी?
वो इच्छा थी, वो मार्ग खोजना चाहते थे किसका? यूरोप के लोग भारत का। अपने राज्य को, अपने शासन को स्थायी बनाना चाहते थे हिंदुस्तान में, भारत में राज करने की इच्छा। ये कल पवन जी ने भी बताया और भी लोग आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि यूरोप की दुनिया में, रोम के बाजार के अंदर जो भी चीज क्लासिकल थी वो भारत से जा रही थी। चाहे भारत से अरब के व्यापारी आके ले जा रहे थे, या दूसरे देश के व्यापारी ले जा रहे थे, या खुद उनके व्यापारी लेके जा रहे थे। और जो वहां के राजवंश थे उनमें भी भारत की चीजों की बड़ी मांग थी, और भारत के ज्ञान की भी बहुत चर्चा थी। आप जानते हैं कि सिकंदर जब यहां पे आया तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, बहुत बड़े फिलोसोफर। तो उन्होंने कहा कि भाई, अपने गुरु से भारत के बारे में चर्चा होती थी, तो उन्होंने इतना वो बना रखा था कि भारत के दार्शनिक बहुत महान होते हैं, ये अरस्तु का कहना था। तो सिकंदर ने यहाँ आके भारत के दार्शनिकों को खोजना, यानी हम कहेंगे हमारे ऋषियों को खोजना शुरू करा, और उन्हें साथ ले जाने की कोशिश करी, और कुछ लोग साथ भी गए। लेकिन एक किस्सा देखिए कि वो जाता है, बुलाता है सिकंदर, वो ऋषि नहीं जाते। सिकंदर वहाँ पहुँचता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि आपकी सेवा में सिकंदर आए और चाहते हैं कि आप उनका आतिथ्य ग्रहण करें। और ये सब अपनी बहुत सी बातें वहाँ बोली जाती हैं। तो वो कहते हैं भाई सिकंदर, पहले तो तू थोड़ा दूर खड़ा हो जा। क्यों खड़े हो गए साहब? बोले देख, दुनिया की सारी दौलत हमारे पास है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे हमारे ऊपर पड़ती है, ये साफ हवा हमारे पास है, और इसमें हम आनंद के साथ रहते हैं। तेरे पास कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जो इससे अमूल्य चीज हमें तू दे दे। ये प्रसंग मैंने इसलिए बताया कि आप भारत की बात तो करते हो, लेकिन भारत की बात पैदा करने वाले जो लोग थे, उनके अंदर जो ताकत थी वो ये थी। और देखिए, हमने जिसको सुन के, जिसकी बात सुन के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के 18 साल की उम्र में इस परिवर्तन की दुनिया में आए, वो जयप्रकाश नारायण सत्ता में, उनके लिए सब दरवाजे हमेशा खुले हुए थे। नेहरू जी गृह मंत्री बनाना चाहते थे, बाद में राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सब अस्वीकार करे। क्यों? क्योंकि भारत राष्ट्र को खड़ा करना है। क्या गांधी जी को सत्ता सौंपी जाती तो वो तैयार थे? नहीं, क्योंकि सत्ता छोटी चीज है और समाज बड़ी चीज है। तो समाज खड़ा करना है। अब मैं अपनी बात आपको सुनाऊं उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा। दो बातें जारी। माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा गया तो इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि आप हमारे परिवार के हो और फौज में रहे हो, आपको अंतिम समय में इसलिए भेजा जा रहा है कि हिंदुस्तान हमारे नियंत्रण से मुक्त नहीं होना चाहिए, और इसके लिए भारत पाक विभाजन की योजना बनी। अब माउंटबेटन ने लास्ट में भारत पाक विभाजन करा दिया, उस पर बाद में आ सकते हैं। लेकिन गांधी जी से जब उन्होंने कहा कि देखिए, हमने आपके 2 राष्ट्र बना दिए स्वतंत्र, बातचीत के प्रसंग में, तो गांधी जी ने तुरंत टोक दिया। बोले मिस्टर माउंटबेटन, हम 2 राष्ट्र नहीं हैं। आप 2 देश बना सकते हो, लेकिन हम राष्ट्र एक हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये बात आपकी समझ में आई? राष्ट्र होता है सारी जनता की एक मनोवैज्ञानिक एकता, और वो सारी जनता एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधी होती है, जो अफगानिस्तान से लेके और जो आज बांग्लादेश, लंका और तमाम बन गए हैं, उन सबके अंदर वो सांस्कृतिक धारा बहती थी। वो है भारत।
अब इस भारत को आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत से हिस्सों में बांटना चाहते हैं। अब ये गुलामी जो आपको है, अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो हम लड़े किससे और हम बनाना क्या चाहते हैं, और आप हैं कौन। अब मैं अगर आपसे पूछूं अपने नौजवान साथी से कि अगर आपकी आइडेंटिटी पूछी जाए, आइडेंटिटी यानी आपका नाम या और भी चीज़ें जो भी आप बता सकते हैं, तो आप किस आइडेंटिटी को सबसे प्रायोरिटी देते हैं, बताइए। 18 साल के नौजवान, भारतीय। अगर आप भारतीयता को प्रथम बात समझते हैं, प्रथम बात अपनी आइडेंटिटी मुख्य, तो आपकी एक लड़ाई शुरू हो जाती है पाश्चात्यता से, पश्चिम के साथ। लेकिन अगर ये खोखला शब्द है, इसमें कोई भाव नहीं है, तो आपकी लड़ाई नहीं है। आप पश्चिम जैसा बनना चाहते हैं या पश्चिम द्वारा फैलाए हुए भ्रमों में फंस जाना चाहते हैं। अब उनको समझना है कि जब अंग्रेज यहां पे आए तो उन्होंने शासन करने के लिए क्या क्या खेल रचे, जिसमें आज हमारा पूरा हिंदुस्तान जी रहा है। ब्रिटेन की महारानी ने अपने सबसे विद्वान आदमी जेम्स मिल, दार्शनिक, बड़े फिलॉसफर, उनको यह महान कार्य सौंपा कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो भारत का इतिहास लिखे। क्यों लिखे भारत का इतिहास? इसलिए लिखे कि उस इतिहास को पढ़ के भारत के लोग हमेशा हमेशा के लिए आपस में उलझते रहें और हमारी गुलामी को स्वीकार करें। इसलिए इतिहास लिखवाया। कितनी सरकारें आई और चली गईं, कोई उस इतिहास को बदल रहा है? बिना मतलब कि एक बहस वामपंथियों ने गड़बड़ कर दिया और हम दक्षिणपंथी सही कर लेंगे, आरएसएस वाले सही कर रहे हैं। आपके सारे थिंकर वही बात बोल रहे हैं, चाहे वामपंथी के नाम से और चाहे हिंदूवाद के नाम से, जो बात अंग्रेज आपको समझाना चाहते थे। विचार नहीं है, दिमाग में प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम बनाया किस लिए? क्लर्क के लिए, ऑफिसर के लिए नहीं। और क्लर्क का काम क्या होता है कि ऑफिसर जो बोले उसे लिख दे, भेज दे। तो आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर रहते हैं जहां आप प्रश्न उठाना नहीं सीख सकते, सोचना नहीं सीख सकते। कुछ चीज आपको याद करनी है, प्रश्न ये, उत्तर ये, रट लीजिए, एग्जाम में लिख दीजिए, सोचना नहीं। और आप पूरे यूरोप के जो स्वतंत्र देश हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में चले जाइए, क्वेश्चन है, बच्चा कितना क्वेश्चन करता है। आप अनुशासन के नाम पे फौजी स्कूल बनाते हैं, पीछे मत मुड़ना, सीधे बैठना, आवाज नहीं आनी चाहिए स्कूल में। ऐसा स्कूल क्या फौज बना रहे हैं हम अपनी नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो नए भारत का निर्माण करेगी। तो इन सब बात को मैकाले इतिहास लिखना और इन सब बातों को सोचते हुए आए चलते हैं कि भारत को गुलाम बनाने के लिए वैचारिक काम क्या क्या किए गए और कितनी योजनाबद्ध ढंग से किए गए। 1757 के बाद हिंदुस्तान में शासन आया अंग्रेजों का प्रत्यक्ष। एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ने एक बड़े मार्के की बात विलियम जोन्स ने कहना शुरू करा। क्या कहना शुरू करा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत और लैटिन और ग्रीक तीनों भाषाएं जो हैं वो एक ही मूल से निकली हैं, यानी हमारा अतीत एक साथ है। और
इन तीनों भाषाओं को बोलने वाला दुनिया में एक समूह था जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ समूह था, आर्य। मैक्स मूलर ने उस बात को आगे बढ़ाया और आर्य विचार की कल्पना प्रस्तुत कर दी कि हम सब लोग आर्य हैं, प्राचीन, जो कहां से चले थे? जर्मनी के आसपास से। कुछ इधर चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए, कुछ उधर चले गए, और हम सब एक हैं। अब ये थ्योरी क्यों बनाई गई जानते हैं? क्योंकि ब्रिटेन का शासन जब स्थापित हुआ कलकत्ता पे, तो जमींदारियां नीलाम की गई, यानी जो लड़ रहे थे सिराजुद्दौला या दूसरे लोग, वो तो हट गए। वो नीलामी में खरीदी उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, जिनके पास पैसा था और अंग्रेजों से सीधा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। तो वो समझाना चाहते थे अपने उन ब्राह्मण लोगों को बंगाल के कि आप हमारे भाई हो, वही शुद्ध लोग, आप यहां पहले आ गए और हम बाद में आए, हमारा आपका सिस्टम एक है और बाकी हिंदुस्तानियों से हमारा कोई खास मतलब नहीं है। क्योंकि कोई विचार हवा में नहीं रचा जाता, उसकी एक आवश्यकता पैदा होती है शासक वर्गों को, तो वो रच रहे हैं। अब इस बात को विवेकानंद के शब्दों में समझें। विवेकानंद, जिन्होंने भारत की बड़ी राष्ट्रीय जागृति करी और जाके चैलेंज किया, वो जब जहाज पे जा रहे हैं तो लिख रहे हैं कि आज मेरे बंगाल के ब्राह्मण ये समझते हैं कि अंग्रेज उनके रिश्तेदार हैं। वो पहले आ गए थे, अंग्रेज आ जाएं, और इन ब्राह्मणों में जो भी कुछ खराब आ गया है, जो भी कुछ दुर्गुण आ गए हैं, वो कायस्थों के कारण आ गए हैं, क्योंकि बंगाल में कायस्थ है। कायस्थों के संपर्क में आने से इनमें दुर्गुण आ गए हैं, नहीं तो ब्राह्मण शुद्ध ही अंग्रेज की तरह अंग्रेज होते हैं। तो एक विचार, हम आर्य हैं, दुनिया के श्रेष्ठ, और हम मध्य एशिया से आए। अब ये विचार आज तक हिंदुस्तान में पढ़ाया भी जाता है, और आप में से भी हिंदुस्तान की बात करते हुए अधिकांश लोग इस विचार को मानते हो और आर्य कह के अपने आप को गर्व फील करते होंगे। अब मैक्स मूलर साहब ने क्या करा कि अंग्रेजों के अंदर एक बात बड़ी अच्छी थी, एक तो उन्होंने डायरियों में सच बात लिख देती थी। उनका एक सिस्टम है ना, पादरी के सामने अगर पाप को कबूल कर लो तो बात खत्म हो जाएगी, तो पादरी हाथ नहीं आए तो डायरी में लिख दो, तो उन डायरियों से बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं। तो मैक्स मूलर साहब ने अंत में लिख दिया कि मैंने तो ऐसे ही ये गढ़ दिया मामला आर्य का, लेकिन ये झूठ है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इसके आधार पे कोई नस्ल की कल्पना की जा सके। अब मैक्स मूलर साहब लिख भी गए, वो किताबें छप भी गईं, लेकिन हम भारत के लोग उस थ्योरी पे आज भी विश्वास करते हैं। और अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो लड़ाई कहाँ है? लड़ाई कहाँ है भाई? वो भी आपके लोग हैं और आप यहाँ पे आ गए, हिंदुस्तान में श्रेष्ठ लोग, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ लोग। अब आइए उससे आगे के दौर में। अब आगे के दौर में आप देखिए कि दक्षिण भारत, उसमें भी कंपनी आ गई और ये भारत के ब्राह्मण थोड़ा विरोध करने लगे। विवेकानंद आ गए, जागृति हो गई। तो दूसरे दौर में थ्योरी दूसरी आ गई। महाराष्ट्र में पेशवा लोगों पे नियंत्रण बहुत बाद में हो पाया, तो एक दूसरी थ्योरी आ गई। कार्लवेल नाम के एक पादरी थे, वो एक दूसरे चर्च से संबंधित थे। वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने काम करना शुरू करा। और थ्योरी ये थी कि भारत के, दक्षिण भारत के लोग पहले ईसाई थे, बाद में ये भूल भाल गए तो यहाँ हिंदू धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया। और हमारी नस्ल जो है द्रविड़ है। हमारी नस्ल क्या है? द्रविड़। अब आप देखिए मध्य भारत के इतिहास में कुछ बड़े जैन साहित्यकार हुए, उन्होंने लिखा है द्रविड़ नाम की एक लैंग्वेज और द्रविड़ नाम का एक छोटा सा समूह,
जो एक जिले में भी नहीं रहता होगा, उसकी भाषा द्राविड़ी। लेकिन उसी द्रविड़ और द्राविड़ी को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि पूरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक सब जगह एक द्राविड़ नाम का ग्रुप आ गया। कौन है द्राविड़? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। अरे साहब, आप तो द्राविड़ हो, उन आर्यों ने आपको वहां से भगा दिया था सिंधु घाटी की सभ्यता से मार के, और आप दक्षिण में आ गए, और आप द्राविड़ लोगों का इस हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, आप पे बड़ा अत्याचार हुआ है, और द्राविड़ मूल के लोग हो आप। दक्षिण भारत के लोगों को समझ में आ गई, हम द्राविड़, हमारा भारत से कोई मतलब, दूसरे से जो आर्य कहते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। अब बहुत से महापुरुष हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हम एक वैचारिक बात में बैठे हुए हैं और आपके नौजवानों के दिमाग में विचार होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए।